समय था बरसात का। कमालपुर गांव की कच्ची सड़कों पर गिने चुने लोग अपनी जरूरतों के लिए इधर उधर जा रहे थे। कबीर को स्टेशन की तरफ से लौटते देख, अरे कबीर, कैसे हो? और खुशखबरी सुनाओ, तुम्हारी पत्नी का क्या हुआ? माँ बच्चा दोनों स्वस्थ तो हैं? बस रामदास दादा, ससुराल से ही तो लौट रहा हूँ। कबीर ने उदास चेहरे से कहा। क्या कहूँ दादा, इस बार भी बेटी ही हुई है। तुम भी क्या अब भी इन बातों को मानते हो? आजकल लड़कियां ही माँ बाप का ख्याल रखती हैं। तू बहुत किस्मत वाला है रे। उन्हें ठीक से पालो, पढ़ाओ, देखना वे ही तेरा नाम रोशन करेंगी। छोड़ो ये सब, इस बार पत्नी को नहीं लाऊंगा, रहने तो उसे मायके में ही। जी, ऐसी बातें कभी मन में मत लाना। घर जाकर आराम कर और ठंडे दिमाग से मेरी कही बातों के बारे में सोचना, सब समझ आ जाएगा। कबीर ने कोई बात आगे न बढ़ाई और कच्ची पकड़नी पर चल दिया। आसमान में जगह जगह काले बादल छाए हुए थे। कबीर अपनी ही सोच में इतना डूबा था कि वह भूलकर बाईं ओर का रास्ता पकड़ बैठा और बांझ तालाब के पास पहुंच गया। रामदास भी एकदम सरल किस्म का था। कहता था लड़कियां अच्छी होती हैं, लड़कियां किसी काम की नहीं होती। तभी तालाब का पानी कांप उठा। सतह पर हल्की सी लहरें उठीं और पानी के अंदर से एक काली छाया धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगी। पानी की आवाज से कबीर का ध्यान टूटा। अरे ये क्या, मैं तो बांझ तालाब के पास आ गया हूँ और ये रात में पानी के ऊपर जो काली छाया है वह क्या है? पानी की तरफ से एक स्त्री की आवाज आई, नरम लेकिन कटु। लड़कियां न होती तो क्या तू इस दुनिया की रोशनी देख पाता? और तेरी बेटी हुई है इसलिए इतना दुखी है ना? धीरे धीरे वो काली छाया तालाब के अंधकार से निकलकर कबीर के सामने आ बैठी। हल्के अंधेरे में भी उसका भयानक चेहरा देखकर कबीर डर के मारे चीख उठा। जो लड़कियों का सम्मान नहीं करता उसे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे कुछ मत करो, मैं कल ही अपनी पत्नी और बेटियों को ले आऊंगा। कबीर की ये बात सुनते ही आत्मा पल भर में अंधेरे में गायब हो गई। कबीर जान बचाकर घर की ओर भागा और ठान लिया कि अगली सुबह उठकर वो क्या करेगा। सुनो समीर, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना किसी शांत जगह से घूम आते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बीच बीच में बेटी की तबीयत भी कुछ खराब रही थी। डॉक्टर ने कहा था सबका मन ठीक रखने के लिए कहीं शांत जगह से घूम आना चाहिए। रचना ने पूछ लिया। तो फिर कहाँ जाएं? तुम ही बताओ। मेरा ऑफिस का सहकर्मी सूरज बताता था खांडवा में उसके मामा का घर है, वहां से हम घुमा सकते हैं। रचना ने पूछ लिया। अच्छा, तो फिर ये खांडवा कहाँ है? छोटा इच्छापुर के पास है। सूरज के मामा वहां अकेले रहते थे, स्कूल में शिक्षक थे और उन्होंने शहर की भागदौड़ से दूर शांत जगह पर घर बनाया था। उनकी मृत्यु के बाद घर सूरज के पास है। साल में 1-2 बार कोई आता है और वहां एक आदमी देखरेख के लिए रखा हुआ है। समीर और रचना की बातें तारा ध्यान से सुन रही थी। प्यारी सी आवाज में उसने कहा, चलो ना पापा मम्मी, वहीं से घूम आते हैं, मैं गांव देखूंगी। रचना ने मुस्कुराते हुए बेटी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, ठीक है, जब तू चाहती है तो वही चलते हैं। समीर ने अपने मैनेजर से तय किए हुए कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़कर समीर, रचना और तारा खांडवा की ओर रवाना हो गए। तारा कभी गांव नहीं गई थी, इसलिए जैसे जैसे ट्रेन शहर छोड़कर गांव की ओर चली, वो हैरान आंखों से बाहर प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद लेने लगी। जब ट्रेन खांडवा पहुंची
तो शाम हो रही थी। वो तीनों ट्रेन से उतरकर रिक्शा स्टेशन की ओर चलने लगे। स्टेशन के बाहर रिक्शा मिल गया। रिक्शा चालक को पता बताते ही वो समझ गया और लगभग 20 मिनट में वे बताए पते पर पहुंच गए। घर शांत वातावरण में बना था। कोई शोर नहीं, सिर्फ पक्षियों की कलरव। शाम का समय घर को और भी जादुई बना रहा था। घर की देखभाल करने वाला बाबलू काका वहीं मौजूद था। तीनों मुख्य दरवाजे पर खटखटाए। बबलू काका ने दरवाजा खोलकर स्वागत किया। आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। बबलू काका की विनम्रता सबको पसंद आई, खासकर तारा को। उसने कमरे दिखाए और बताया कि दक्षिण की खिड़की बंद रखो। वहाँ पास में एक तालाब है, वैसे मच्छर बहुत आते हैं, इसलिए बंद रहती है। बबलू कुछ और कहना चाह रहा था, पर तारा चुपचाप खिड़की खोलकर बाहर झांकने लगी। अरे बेटा, तुमने खिड़की क्यों खोल दी? बबलू ने कुछ चिंतित स्वर में कहा, पर तभी तारा ने कह दिया, देखो माँ, पास में ही एक तालाब दिख रहा है। बबलू ने कुछ हिचकते हुए आगे कहा, 3 साल पहले तक तालाब ठीक था, पर अब वैसा नहीं रहा। रात में उस तालाब के बारे में बातें करना ठीक नहीं। ठीक है बबलू काका, आप आज रात यहीं ही रुकिए। अगर कोई परेशानी हुई तो आप पास हों। बबलू ने हामी भरी। रात गहरी हो चुकी थी। सामेर और रचना जिस कमरे में सो रहे थे, उसकी खिड़की खुली हुई थी और उसी खिड़की से बांझ तालाब दिख रहा था। अचानक तालाब का पानी हल्का सा लहरा कर शांत हुआ और पानी से एक काली छाया बाहर निकली। चारों ओर एक मीठी धुन गूंजी, तेज नहीं पर प्रभावशाली। उसी धुन के साथ वो काली छाया एक खूबसूरत लड़की के रूप में तारा की ओर देखकर खड़ी हो गई। तारा की नींद टूट गई। बिस्तर से उतरकर वो खिड़की के पास गई। तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने पूछा। लड़की ने मीठा सा हंसते हुए कहा, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। तुम यहाँ आई हो इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मैं उसी तालाब के पास रहती हूँ। तारा को उसकी बातें तरह तरह की लगीं। हम लड़कियों का दुख कोई समझता नहीं। लड़की ने कुछ उलझे हुए स्वर में कहा। तारा कुछ समझ न पाई। वो मेरी दोस्त बनना चाहती थी और मुक्ति पाना चाहती थी। रचना ने खिड़की बंद कर दी और अगली सुबह बाबलू काका से पिछली रात की बातें बताईं। बाबलू काका ने डरते हुए कहा, इसीलिए मैं कहता था कि खिड़की मत खोलो, यास्मीन तालाब से आती है। जब भी यहाँ कोई छोटी लड़की आती है, यास्मीन दोस्त बनने आ जाती है। बाबलू ने बताया कि यास्मीन पास के गांव की लड़की थी। उसकी शादी आरव नाम के लड़के से हुई थी, पर कई वर्षों के बाद भी संतान ना हुई। फिर एक समय वो एक मृत बच्ची जन्मी और गांव वालों ने उस पर अनेक जुल्म किए। अपशकुनी, डायन कहकर ताने दिए गए। अत्याचार सहकर न कारण यास्मीन ने उसी तालाब में आत्महत्या कर ली। तभी से उसकी आत्मा तालाब के आसपास दिखाई देती है और किसी भी छोटी लड़की को देखकर दोस्त बनने की कोशिश करती है। गांव वाले अब उस रास्ते से जाने से भी डरते हैं। क्या यास्मीन ने किसी को नुकसान पहुंचाया है? सामिर ने पूछा। वो नुकसान नहीं करना चाहती, बस मुक्ति पाना चाहती है। फिर भी मैं चाहती हूँ हम यही रहें। मैं अपनी बेटी को कोई खतरा नहीं होने दूंगी। बाबलू ने आश्वासन दिया कि वो सावधान रहेगा। रात के मध्य पहर में थोड़ी सी बारिश भी हुई थी और हवा ठंडी चल रही थी। बाबलू के साथ गांव घूमने निकले हुए तीनों लौट रहे थे। तभी तालाब से एक काली छाया उठी और एक सुंदर लड़की के रूप में तारा के पास आकर खड़ी हो गई। वही मीठी धुन फिर बजने लगी। यास्मीन ने कहा, अरे दोस्त, तेरी माँ ने कहा है कि केवल तुम्हारे छूने से ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैं भी माँ बनी थी, पर मेरी बेटी इस दुनिया में सांस लेने से पहले ही चली गई। दुनिया ने हमारे दुख को कभी नहीं समझा। तुम एक मासूम लड़की हो,
अगर तुम मेरा हाथ छुएंगी तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। तारा ने अपना छोटा सा दायां हाथ बढ़ाकर यास्मीन के हाथ पर रखा और किसी अद्भुत जादू से यास्मीन का शरीर धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गया। कुछ ही पलों में वहां केवल शून्यता रह गई। रचना भावुक होकर आंसू पोंछती रही। सामिर और बाबलू उस मायावी घटना के साक्षी बनकर खड़े रह गए।